वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों और सभी दोस्तों। ये पार्ट 2 है लेक्चर का। एक एक घंटे का मैं डिवाइड करके कहूंगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि लोगों में बोरियत नहीं आनी चाहिए। मैं 10-10 मिनट्स का भी अब करने वाला हूँ, लेकिन इसको मैं एक एक घंटे का ही रखता हूँ। थोड़ा सा डेप्थ है। और ये मैं पिछले 3-4 साल से किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कि पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये मेरी हैबिट है बुक्स लिखना। क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत मुझे अच्छा लगता है। पहले तो बीटेक माँ बाप के डर से पढ़ा, लेकिन उसके बाद पढ़ाई लिखाई में मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो जो मैंने अभी भी आपसे कहा बॉलीवुड के बारे में, कि बॉलीवुड की इतनी अच्छी फिल्में आप शुरू से जाइए। देवदास फिल्म दिलीप कुमार की थी। उसके पहले अछूत कन्या में बहुत एग्जाम्पल। 1936 में भीमराव अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। तब गांधी जी हरिजन एक्ट चला रहे थे। तो तब पहला बहुत बड़ा फिल्म था अशोक कुमार जी और देविका रानी। अशोक कुमार जिनका नाम कुमुदलाल गांगुली था, भागलपुर में पैदा हुए थे। तो उनकी थी अछूत कन्या, बहुत सुपरहिट फिल्म थी, पहली महान फिल्म थी। अशोक कुमार उसके बाद हीरो बने, बहुत महान। देवानंद साहब की कहानी की 41 में शायद लीला चिटनीस जी और अशोक कुमार लाहौर में गए थे अपना प्रीमियर करने। तो उनको अच्छा लगा, तो उनके पास 30 रुपए था, वो शेविंग कर रहे थे। तो उनको लगा कि मैं तो देखने में अच्छा हूँ। तो उस समय फ्रंटियर मेल से बॉम्बे आए थे देवानंद साहब। ठीक है। अशोक कुमार वॉज द फर्स्ट ग्रेट एक्टर ऑफ द फिल्म। किशोर कुमार जी तो लेजेंड है, उनके भाई हैं। ठीक है। फिर देवानंद साहब, फिर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन तो बहुत देर में आए। फिर धर्मेंद्र जी आए हैं। उसके पहले गुरुदत्त साहब आए थे। उसके बाद जो है भरत भूषण आए थे। वो यूपी के पहले कहिए बहुत बड़े थे। और संगीत में अगर आप देखिए, क्या नाम है, मजरू सुल्तानपुरी, नौशाद लखनऊ के, जोश मलिहाबादी, कवि प्रदीप, और क्या नाम है जिसने ये ए मेरे वतन के लोगों लिखा। एग्जैक्ट तो मैं अभी क्योंकि बहुत डिटेल में बात करना चाहता नहीं हूँ। तो ये एक टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जो अभी 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 ये पूरी बात आपसे बताई, पूरा जो ये किस्सा बताया आपसे, कि भाई जब हम छोटे बच्चे थे तो ये एक कहा जाता था, ये एक दिखाया जाता, जैसे इंडिया पाकिस्तान में कितनी भी बात कर लें हम, इंडिया पाकिस्तान की जो है हेट्रेड है, लड़ाई नफरत है, वो एक जग जाहिर है। अब हम मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी पे शायद मोदी जी हो चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को हेट करते हैं। ठीक है। कहने के लिए कुछ बातें कही जाती है। अब इंडिया पाकिस्तान के कारण मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कारगिल का जब वार हो रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑफिस में गए दिलीप कुमार साहब। ठीक है। दिलीप कुमार साहब गए अटल जी के ऑफिस में दिल्ली में, और उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया, क्योंकि आप जो इस टाइप का कारगिल के जैसा काम करते हैं, इसके लिए हम हिंदुओं से आंखें भी हमको मिला नहीं पाते, और हमारा मेन रोड पे, इंडिया के रोड पे निकलना बंद हो जाता है हम मुसलमान समाज का, आपके कारण। आपने जो साहब कारगिल काम किया, ये दिलीप कुमार साहब ने फोन किया था नवाज शरीफ को। यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जब हार्ड इशू होता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम रिलेशन का भी उससे एक रिलेशन आ जाता है। ये दिलीप कुमार साहब नवाज शरीफ साहब से कहने, सामने अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है किताबों में कुछ लिखा हो, लेकिन समाज की जो सोच का दायरा है, वो हर समय जो है डिफाइन होती है समाज के इन्वायरमेंट से। ठीक है। तो आप जब बचपन से ही सुन रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है, उनको वो 95% लोग जो वो कई अफेयर है इनके, ये कैरेक्टर इनका खराब है, और ये जो है इनका जो है कैरेक्टर का कोई भरोसा नहीं, आज इससे शादी किया कल उससे शादी किया। अभी मैं आपको मम्मी का छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मेरी मम्मी जब हम बच्चे थे, क्लास 3-4 में पढ़ते, तो एक दिन हम उस टाइम तो मम्मी से एक दिन उन्होंने पूछा कि आपको फिल्म कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मम्मी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, तो उनके एक टीचर थे। तो एक्चुअली क्या था, उस दिन बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो होता ना बारिश के दिन टीचर लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, आप समझ लीजिए कोई टीचर नहीं, यहाँ पर टीचर क्लास में बैठे रहते हैं। तो एक दिन एक किसी स्टूडेंट ने फिल्म की बात की, सर आपको फिल्म कैसा लगता है। तो हंसते हंसते बात की, जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, आज ये ब्लू है कल ब्लैक पहनेंगे, कल ब्राउन पहनेंगे, कल रेड पहनेंगे, वैसे ही बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री अपने बीवी और वाइफ या गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं। ये मम्मी जब स्टूडेंट थी, मैं 1980s की बात बता रहा हूँ, तो मम्मी ने मुझे कहा कि हम मैं तो बहुत शर्मीली थी, मैं बहुत ही बात नहीं करती थी। मेरे सर कह रहे थे और एक लड़का था सामने, दोनों हंस हंस के कह रहे थे कि जैसे हम लोग शर्ट पैंट चेंज करते हैं, वैसे बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चेंज कर लेते हैं उस समय में। मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब बात आता है, तो उसके सामने कुछ भी मोदी जी कहते हैं, लेकिन पीछे हम जानते हैं कि एक दोनों में बहुत बड़ा एक एक हेट्रेड है दोनों में। ठीक है। वैसे ही बॉलीवुड से भी है कि एक फंडामेंटल, आप 20-25 साल तक बड़े होते तो उसमें ये लगता है ये सब तो लोग कैरेक्टरलेस है, इनकी तो कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अफेयर, और ये लोग बहुत ही जो है कैरेक्टरलेस लोग हैं। ये बॉलीवुड का जो है हम लोग को बचपन में हमने हमने ऐसा ही सीखा। हम इसको सही गलत कह रहे हैं इसमें नहीं जानते। वो आज का मैं प्रियेश अलग हूँ, और जो मैं 20 साल पहले का प्रियेश था, मतलब मेरा जब 20-20 ईयर्स था, तो वो अलग था। ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा आपको कई बार फीवर है, मुझे कई बार फीवर हो रहा है। तो फीवर जो हो रहा है मुझे, वो एक सिम्टम है, लेकिन हो सकता है मुझे टाइफाइड हो,
हो सकता है मुझे कोरोना हो, लेकिन कोरोना बड़ा रोग है, फीवर उसका सिम्टम है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ एक सिम्टम है, ये एक बड़े चीज की तरफ इशारा करता है, ठीक है। चलिए अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो तो ये चीजें जो है, हाँ ये चीजें जो है हैं, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि अगर कहते हैं व्हील बिफोर द कार्ट, अगर मैं गाड़ी के सामने घोड़े के सामने चक्का रख दूं तो काम नहीं चलेगा। घोड़े जो चक्का है, व्हील जो है वो उसको घोड़ा पुल करता है, ठीक है, तभी एक कार्ट कार्ट चलता है। कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यू कैन नॉट पुट द व्हील बिफोर द कार्ट, ऐसा एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है। तो मैं मुझे एक एक पॉइंट समझ के आपको कहना पड़ेगा कि आपको सिक्वेंशियली समझ में है, ठीक है। तो ये तो मेरा कहना है, रेमिनिसेंस ऑफ माय लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माय सोसाइटी। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आता है जो मेरा सब्जेक्ट है, इसमें समाज भी आता है, इसमें भारत का हिस्ट्री भी आता है, भारत की ज्योग्राफी भी आती है, ठीक है। इसमें क्रिकेट भी आता है जो कि भारत का फेवरेट गेम है, क्योंकि आप जब लाइफ में जीते सब चीज को आप देख रहे हैं ना, आपके माइंड पे तो सब चीज का इम्पैक्ट है। आपने गए एक चाय की दुकान पे, उसने आपने 100 रुपए आपका बिल हुआ, उसने कहा भैया आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कल दे दीजिए, तो आपको उसके प्रति अच्छाई लगती है, बड़ा अच्छा इंसान आपको। आपने होगा क्लास 5 में ये देखा होगा कि 100 रुपए उसने लिया, आज तक आप याद है कि देखो भैया ने मुझसे 100 रुपए नहीं लिया था, ठीक है। मैं बचपने की चीज ऐसे इंसान के माइंड में घुस जाती है, ठीक है। देखिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, मैं फिर आपको थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि मैंने कहा आपसे कि मैं इंटर में पढ़ना नहीं चाहता था, मेरे दोस्त आईआईटी के थे, मैं सचिन बनने का चाहता था। यहाँ तक कि मैम ने भी कहा था कि आपका बेटा तो तेंदुलकर बनना चाहता है। उसके बाद जो मैं बीटेक में जब आया तब तो बीटेक छोड़ने वाला था, चाचा जी ने कहा कि वो ज्ञान और क्या अध्यात्म और ज्ञान और अच्छा पुरुष बनने के लिए पढ़ाई होती है। तो मैंने जब आईटी कंपनी में इंटरव्यू में ये कहा तो मेरे सर ने कहा बचकानी बात छोड़िए, क्लास 12 के बाद आपके पिता क्लास 12 तक जो खर्चा किया, 12 के बाद पिताजी ने 10 लाख रुपए खर्च किए बीटेक पे, तो ये 10 लाख खर्च ज्ञान अध्यात्म और क्या महापुरुष क्या अच्छा पुरुष और ज्ञान के लिए नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म का पैसा है, ठीक है। उसने उन्होंने मुझे कहा। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं जब पहली बार डांस फिटनेस सेंटर में गया तो एक मैडम वो वहाँ की डांस ट्रेनर थी, हम लोग मैं डर के चला आया वापस। ये फिर जब मैं बड़े आईटी कंपनी में गया तो एक मैडम थी, उनका बर्थडे था, सब जो उनके कोलीग्स उनको केक लगा रहे थे, इसमें आधे लड़के थे। तो मैंने कहा तो मैंने कहा कि मैंने शायद कहा हाँ। तो मैंने कहा ये कैसा तमाशा है, ये कैसी निर्लज्जता है, सॉरी क्योंकि बार बार वर्ड याद नहीं आता, तो मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए फंडामेंटल इशू क्या है, जो मैंने कहा कि हम जो कह रहे हैं आपसे वो सिम्टम है, रियल इशू क्या है। अब देखिए मैं इसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, सब आ जाता है, ये सारी चीज यूपीएससी का एक बहुत अच्छा एक फायदा है। जैसे आप जब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं जब पढ़ता था साइंस लेके, तो लोग ऐसा घमंड दिखाते थे कि साइंस की बड़ी पढ़ाई टफ है, बड़ी टफ है, मतलब ग्रेट पढ़ाई है। और तो हम कंप्यूटर के ही आदमी बन गए। हमको सोशल सोशल आर्ट्स के सभी तो पढ़े नहीं थे, सोशलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तो मैंने जो अभी फिर मैंने आपको फिल्मों की कहानी सुनाई कि भाई हम जिस फिल्म से, चाहे चक दे इंडिया फिल्म में, छोटा एग्जांपल, चाहे देवदास हो, चाहे आपका क्या नाम है, देवदास हो, चाहे आपका भगत सिंह हो, चाहे आपका मंगल पांडे, सारी फिल्में हैं ऐसी करके जो बॉलीवुड में, हम मैं आज भी कहता हूँ 80 फिल्म को 80 को हटा दिए, 20 जो है, मतलब 80% 20% जो बॉलीवुड की फिल्म है वो बहुत ही लर्निंग है। उसने हमें किताब से हम जो नहीं सीख पाए वो बॉलीवुड ने हमें सिखाया, ये हम मानते हैं। 20% ठीक है, चलो 80% पे आप गाली दो, क्योंकि मैं फेयर रहना चाहता हूँ। फेयर, नो वन कैन बी फेयर, बिकॉज जिन्ना साहब ने गांधी से कहा था, गांधी ने कहा मैं तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह दूंगा, तो आप कहते हैं हिंदुस्तान कभी फेयर नहीं हो सकता मुसलमानों के साथ। ये जिन्ना साहब ने, आप डिबेट पढ़िएगा गांधी और जिन्ना की। और अम्बेडकर साहब ने फिर कहा, उसने कहा तो मैं तो हरिजन कहता हूँ, SC ST समाज को, दलित समाज को, तो आप हरिजन कह लीजिए, लेकिन आपके कहने से क्या दुनिया बदल जाएगी? तो प्रैक्टिस कहते हैं ना, टू बी फेयर इज वेरी अनफेयर, ठीक है। चलो देखिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्या समाज में अंतर है और क्या हमारे कानून में अंतर है, और क्यों इंडिया इतना कानूनी रूप से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। अब अगर किसी भी आप मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो, चाहे वो यूरोप का हो, अमेरिका का हो, या इंडिया का हो, या ऑस्ट्रेलिया का भी आप मान सकते हैं, तो प्राइमरी एक फीचर है उसमें, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, बट इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, हेंस इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। यही प्रियम्बल है ना भारत का, ठीक है। चलो तो तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये 4 हुए, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बार बार सुनते होंगे फिल्मों का, या लोग जो नेता लोग को स्पीच देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब हम लाइफ में क्या खाना खाना चाहते हैं, क्या
ड्रेस पहनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू वेयर, whom we want to make friend, whom we want to marry, whom we want to, ये मैं बोलना नहीं चाहता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं चलिए वर्ड नहीं बोलना चाहता, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सारे मॉडर्न, चाहे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका, यूरोप, इंडिया का, ये हमें कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, अभिव्यक्ति, ये एक फंडामेंटल चीज है किसी भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। आप इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, आप अमेरिका ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन यही बहुत बड़ी गलती है। क्यों? कोई भी धर्म, चाहे वो हमारे जो हमारा धर्म ग्रंथ तो 4 भागों में डिवाइडेड है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है। चलिए, कोई भी धर्म, धर्म जहां आ जाता है, रिलीजन जहां आ जाता है, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंप्लीटली कभी हो ही नहीं सकता। फिर सुनिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज गुड, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट कंप्लीटनेस और एब्सोल्यूटिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट कंप्लीट इज इम्पॉसिबल। अगर हम धर्म को मानते हैं, और मैं कोई धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं धर्म के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अगर हम धर्म को मानते, तो धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में लिमिटेशन लानी होगी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि बोलना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट में होमोसेक्स का केस चल रहा है, होमोसेक्सुअलिटी का डेली सुनिए, जो केस चलता रहता है, ठीक है। पहले जमाने में हम लोग, जब हम बच्चे थे, हमारे टीवी पे तब 90s करना है, ये डीडी दूरदर्शन, तो ओ सजना बरखा बहार आई, अखियों में प्यार, तो मुझे सोचा ये कौन है, इतना सुंदर कैसे गाती है। तो मम्मी ने कहा, बुआ जी ने कहा, लता जी हैं। हमने कहा अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि वो इतनी मतलब सभ्यता है उनमें, साड़ी पहन के, और मतलब कि गा रही है, मतलब झुक के आंखें, मतलब मुझे अजीबोगरीब लगता था कि क्योंकि 2000 में भी समाज बहुत आगे बढ़ चुका था, और जब लता जी आती थी तो बहुत बड़ी, वो मेरी आवाज सुनो शायद था, फिर इंडियन आइडल था, उसमें बार बार जज बनती थी, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा बच्चा था, ठीक है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब हम व्हाट क्लोज वी वेयर, विच सेक्सुअल ओरिएंटेशन वी वांट, बहुत बड़ा बात कह रहा हूँ, हम क्या खाना खाना चाहते हैं, व्हाट हेयर स्टाइल वी वांट टू कीप हेयर स्टाइल, whom we want to have गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सॉरी लेकिन ये वर्ड यूज कर देता हूँ, whom we want to marry, शादी, ये संविधान, या तो ये तो छोटी बात है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप हिंदी इतना समझ जाइए। लेकिन धर्म, मतलब कोई भी धर्म ये सिखाता है कि पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी हो ही नहीं सकती। अगर हम एक धर्म को मानते हैं, अगर हम एक, नॉट रिलीजन, रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉरलिटी की बात कर रहा हूं, नैतिकता की बात कर रहा हूं, तो नैतिकता ये सिखाती है हमें कि हमको एक लाइन के बाद लक्ष्मण रेखा खींचनी बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, और प्रियेश नहीं कह रहा, ये धर्म कह रहा है कि एक लाइन के बाद लक्ष्मण रेखा खींचिए, और एक लाइन को हम पार कर जाते हैं तो वो पाप है। एक लाइन के इधर, जैसा आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो अगर बाउंड्री के पार 4 रन होता है, बाउंड्री के इधर 4 रन नहीं होता है, बाउंड्री के पार 6 होता है इधर, तो बाउंड्री के उधर पार पाप है, बाउंड्री के इधर पार पुण्य है, एक बाउंड्री लाइन खींची है। तो हमारा जो धर्म है वो भी ये सिखाता है कि बाउंड्री लाइन खींचिए। तो ये मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फंड, जैसे मैं आपको उस दिन एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म सिखा रहा था, तो जो कम्युनिस्ट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट मेंटालिटी है, सोशलिस्ट जो इंडिया फॉलो करते हैं मिडिल लाइन है, और कैपिटलिज्म एक्सट्रीमली राइट है, ठीक है। अब कैपिटलिज्म से भारत का ग्रोथ हुआ, जैसे अब 91 के बाद आप देखें, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, 91 के बाद। लेकिन मैंने जितना आपसे कहा, जो मैं फिर कह रहा था उस दिन, कि भारत की जो फिलॉसफी है, भारत का धर्म नॉट एज ए रिलीजन, भारत की जो फिलॉसफी है, विचारधारा है, वो ये कहती है कि जीवन का आखिरी एम कभी भी भौतिक सुख नहीं हो सकता, सुख का भोग नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इस शर्ट पहना हूं, एक मोबाइल है, लैपटॉप है, पैसा तो लगा हुआ है इन सब चीजों की खरीदने में, तो पैसा कमाना अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज, लाइफ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मुझे बाइक से जाना है, लेकिन पैसा ही, इसको भौतिक सुख कहते हो, जीवन का आखिरी लक्ष्य नहीं हो सकता। इट इज अ मीन्स, इट इज नॉट द एंड, ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी है जो यूरोप और अमेरिका में है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आखिरी सुख जीवन का पैसा कमाना, बैंक बैलेंस और फिजिकल सुख, उसको मैं सभ्यता के कारण या शालीनता के कारण में पूरा डिफाइन नहीं करो, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, और क्या कहते हैं इसको, आर्थिक, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख और भौतिक सुख, इंग्लिश में कह देता हूं फिजिकल प्लेजर, बॉडी प्लेजर, मॉनिटरी अबंडेंस, और 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 हाँ,
और साइकोलॉजिकल और मटेरियलिस्टिक प्लेजर, क्या हुआ आपका शारीरिक सुख और आर्थिक सुख और भौतिक सुख, यही जीवन का आखिरी एम है। ये एक बहुत बड़ी मानसिकता इंडिया में, ठीक है, इंडिया में पैसा कमाना एक एम है, अगर हम ना पैसा कमाए तो नल्ले कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन पैसा ही जीवन का आखिरी में, इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द फाइनल पॉइंट, इट इज अ मीन्स, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये इंडिया की फिलोसफी ये कहती है, ठीक है। पेश होने के नाते मैं आपसे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूरोप कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मॉडर्न सोसाइटी, आज अभी सुप्रीम कोर्ट पे होमोसेक्सुअल मैरिज पे डिबेट हो रहा है, किस पे हो रहा है, क्योंकि भाई एक दो जन चाहते हैं तो क्यों समाज उस पर क्यों 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 रोक लगा सकता है, यही तो बात है ना। लेकिन ये ठीक है, कोर्ट कह देगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोर्ट कह कुछ भी कहे मैं नहीं जानता, लेकिन धर्म कहता है एज अ थ्योरी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक लिमिटेशन तक ही हो सकता है, एक बाउंड्री है, उधर चार रन है, इधर चार रन नहीं है, तो एक धर्म और अधर्म के बीच में एक सीमा रेखा है, ये धर्म का मूल जो है उसका संदेश है, ठीक है। चलिए, तो अब ये बात मैंने कही, ठीक है। तो देखिए, मैं जैसे मैंने बार बार आपसे कही कि कोई भी चीज जो सिंगली नहीं हो सकता। जब एक फिजिक्स में आपको बताओ प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी है, तो फिजिक्स का सब्जेक्ट कहता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बॉल को आप एक फेंक रहे इस प्लेन पे, तो अगर उसका जंप बहुत ही बेटर है तो इसका मतलब प्लेन बहुत ही ट्रू है और सॉलिड है। और बॉल फेंक और पिच पिच समझ लीजिए जो क्रिकेट में होता है, पिच अच्छी क्वालिटी की नहीं है, पिच में पिच में पिच गुड नहीं है, तो बॉल जंप नहीं होगा। बॉल में कहते हैं ना, आप देखेंगे जब क्रिकेट मैच होता है, द बाउंस इज नॉट गुड, द पिच हैज अ बैड बाउंस और द पिच हैज अ अनइक्वल बाउंस, तो इसका मतलब पिच की क्वालिटी खराब है। पिच की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बाउंस इक्वल होगा। 2020 में पिच की क्वालिटी अच्छी होती है तो 200 रन बनता है। टेस्ट क्रिकेट में जब पिच टूट जाता है, ब्रेकअप होता है, तो 10-10 विकेट निकल जाते हैं, क्योंकि पिच की क्वालिटी सही नहीं है। तो फिजिक्स कहती है हर चीज होता है, जो हम नहा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम कूद रहे हैं, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी एक उसका कारण का सिद्धांत है। जब तक किसी चीज का कारण नहीं होता हम नहीं कर, हमने जैसे मैंने कहा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से महापुरुष बनने के लिए नहीं पढ़ाई करी, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए करी है, लेकिन दुनिया को कहना है कि महापुरुष बनना चाहते हैं क्योंकि वोट पाना है दुनिया से, ठीक है। नेता भी जो है महान बात इसलिए करते हैं, उससे जानते इसे नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, वोट पाने के लिए कहना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक उसकी मूलभूत अवधारणा है या उसका मूलभूत सेंस है, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गई। तो मैं जैसे आपसे कह रहा था कि जैसे मैंने आपको कहा कि आरसी मुखर्जी साहब ने द मोल कंसेप्ट की बुक लिखी थी, तो उसमें कैसे उन्होंने बुक लिखी थी, 10 साल तक उन्होंने जैसे एक पेपर कट किया, उसमें लिखा कि NaCl प्लस H2SO4 प्लस NaOH बेस प्लस एसिड। तो आपको बताता हूँ, जितना बेस और एसिड जितना स्ट्रांग होता है उतना स्ट्रांग रिएक्शन होता है, तो इसी को कहते हैं। और उस रिएक्शन तो उसमें फिर बहुत एनर्जी निकलती है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक मतलब हीट करके एनर्जी निकलवाई जाती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता, तो ऐसे, ठीक है, सॉरी आ गया उस पर। तो उन्होंने 20 साल तक सारे जो पेपर कटिंग पे अपने अपने वो लिखे, और बाद में उन्होंने उसको जो है पब्लिश कर दिया। उसी का नाम है द मोल कंसेप्ट बाय श्री आरसी मुखर्जी, पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। केमिस्ट्री की बहुत मैं पढ़ता हूँ, इंटर में तो नहीं पढ़ा, स्टूडेंट्स को पढ़ाने, क्योंकि आप जानते होंगे जो बीटेक है, अब जब हम गए बड़े कॉलेज में, एमटेक पास नहीं थे, एमटेक पास ना हो तो यूपीटीयू में आपको ऑफिशियली नहीं लिया जा सकता, तो वो लोग एडहॉक मतलब टेम्पोररी लेवल पे ले सकते हैं, ये कानून है शायद, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होती है, इंजीनियरिंग मैथ, तो हमें कहा कि अगर सब कुछ नहीं होता, हमें कहा इंजीनियरिंग मैथ, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाने दे दीजिए। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए मुझे फिर से ये मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ा एक बार समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने जो मजबूरी में पढ़ाया उसने मुझे बहुत सिखाया, ये लात खा खा के मैंने सीखा, ठीक है। चलो, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जो कहा आपसे एक बार मैं समझाया भी था कि यूपीएससी और आईटी सेक्टर में क्या फर्क है। आईटी सेक्टर की नौकरी, क्योंकि विदेशों की इतनी नौकरी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो जो जो आईटी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उसमें नौकरी अनलिमिटेड है, लेकिन जो गवर्नमेंट नौकरी, स्पेशली जो चपरासी की या पियोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाई लेवल आईएएस की या इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी है, वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आईएएस की बात करें, 10 लाख लोग देते हैं, 1000 सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे कहने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा जो जो मैं आपसे बात करूँ वो एक सिम्टम है, इसका बड़ा एक संदेश है। मैंने आपसे कहा जैसे पूरी बात, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 चीजों को, जैसे आरसी मुखर्जी लिखते हैं ना मोल कंसेप्ट, वैसे मैं जोड़ जोड़ के आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कैसे होता है। तो मेरा जो कोर ग्रुप था प्रयागराज इलाहाबाद में, वो मुझसे, उसके कई लोग मुझे चिढ़ाते थे, गीक कहते थे। गीक मतलब होता है गीक फॉर गीक से, गीक मतलब मैं शर्माता हूँ, मैं लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, और क्योंकि सच्ची मुझ माँ बाप के एक ही बेटे थे, तो माँ बचा के रखती थी दुनिया की गंदगी से। माफ कीजिएगा, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो मैं बहुत शर्माता था, मैं बात नहीं करता था, मैं थोड़ा शर्मीला नेचर का, और 10 तक नहीं, बड़ा हुआ तब इंटरमीडिएट में, फिर जब करछना गया बीटेक पढ़ने तब ज्यादा ऐसा हुआ था, ठीक है। मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देके अपनी बात समझाता हूँ, ठीक है? क्या फ़र्क होता है और क्यों क्यों मैंने कहा ना पहला जन्म इलाहाबाद में हुआ, दूसरा जन्म पुणे में हुआ पहली बार, ठीक है? तो जब हमने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया, 1 साल मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, ठीक है? तो सब लड़के निकल गए बाहर, कोई उस समय का पुणे, मुंबई, गुड़गाँव, कोई शायद जयपुर भी गए थे कुछ, और कुछ लोग बैंगलोर। मेरे पापा ने जाने नहीं दिया बाहर, कहा कि अगर आईआईटी में नहीं हो तो इलाहाबाद में ही पढ़ो, क्यों जाने की बात, क्या इलाहाबाद में कॉलेज नहीं है, क्यों तुम बाहर जाओगे? मतलब पापा ने, घर में सभी एक ही बेटे हो, घर का भी तो कोई जिम्मेदारी है, तो मैंने कहा ठीक है जब आप कह रहे हैं तो मैं यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि नैनी के आखिरी 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 सेक्टर में कह लीजिए, आखिरी यूनिट में कहिए, और करछना एक्चुअली वो जगह, वहां पर मैं एडमिशन ले लिया, ठीक है? तो 2 साल बाद क्या हुआ, जो सारे स्कूल के लड़के थे उनका गेट टुगेदर हुआ। गेट टुगेदर समझते हैं ना? जो स्कूल के लड़के थे, जो कोई बॉम्बे चला गया था, कोई बैंगलोर में था, कोई दिल्ली में था, और कोई जयपुर में था, ठीक है? सबका गेट टुगेदर हुआ। तो जब गेट टुगेदर हुआ तो क्या हुआ, उसमें स्कूल की लड़कियां, जो जिनसे मैं शर्म से बात करने में भी डरता था कभी कभी, इंटरमीडिएट की जो 10+2 की थी, तो उनका एक ग्रुपिंग हुई। तो 8 लड़के थे और 10 लड़कियां थी, ऐसा कुछ था। तो मैं आपको फिर ये वर्ड, फिर निर्लज्जता, मैं बार बार कह रहा था क्यों मैंने ये, पहले मैंने आपको कहा। तो ये इलाहाबाद की बात है, पुणे से बहुत साल पहले की बात है, मतलब मैं, वो मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी कहानी। तो मैं वहाँ बैठा था, उसने बुलाया, प्रियेश कंपनी बाग, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो गार्डन है, मोस्टली गार्डन या ओपन प्लेस एक तरह से, अब उसका नाम चंद्रशेखर उद्यान है। तो वहां पर हम लोग की पूरी 10-15, 10 लड़के और 8 लड़कियां बैठे थे, ठीक है? तो एक लड़की और एक लड़का दोनों उठे दोनों तरफ से, एज अ माइक पर्सन, स्पोक्स पर्सन। उन्होंने ऐसे ही पकड़ा इस चीज को ऐसे और कहा कि चलो नंबर 1, नाम नहीं लेता हूँ, तुम लड़कियों के लाइन में, तुम लड़कों तो बताओ लाइफ के बारे में। तो एक लड़की से पूछा कि विच व्हाट हैव यू जॉइंड, उसने कहा कि आई हैव जॉइंड इंजीनियरिंग इन जयपुर। आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, तो वही बात, जो है इतनी गर्मी है तो आप आपको आवाज़ जाए इसलिए मैं फ़ैन भी नहीं चलाता कि आवाज़ है। तो एक लड़के से समझ लीजिए, उसने पूछा, फर्स्ट जो लड़की बैठी थी उस कॉलम में, तो उसने पूछा, तो उसने कहा आई एम डूइंग माय इंजीनियरिंग इन जयपुर। किसने कहा आई एम डूइंग माय इंजीनियरिंग पुणे, किसने कहा आई एम डूइंग माय इन नोएडा या गुरुग्राम, हाँ। किसने कहा बैंगलोर, किसने कहा एमबीए कोई कर रहा है, कोई समझ लीजिए बीआर कर रहा है, ऐसा सब लोगों ने कहा। तो पहला एक दूसरा था कि हैव यू फाउंड लव इन योर लाइफ। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो किसी ने कहा कि नो, आई एम, शर्माते हैं लोग, सेकंड ईयर था, बीटेक सेकंड ईयर, ठीक है? तो किसी ने कहा नो, आई एम नॉट। तो उसने कहा सी आया, झूठ ना बोलो, बता दो। तो उसने कहा नहीं नहीं पागल, तो सब लड़के लड़कियां बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो ऐसे ऐसे मतलब एक लड़की को एक लड़का, ऐसे वो लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, ये सेकंड ईयर की बात है बीटेक की, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिम्टम एक होता है, जैसे आपको बार बार फीवर आ रहा है तो आपके अंदर कोरोना है, ये इसका फाइनल सेटलमेंट है या फाइनल पॉइंट है। लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या होता है? तो ये पूछा, तो पहला एक लड़का था, दूसरी एक लड़की, ऐसे हम थोड़े लंबे हैं ना हाइट में, तो हम पीछे बैठे थे। जब ये हो रहा था तो मेरे साथ एक कॉलर, मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों हम उसकी स्कूटी में हम दोनों गए थे। तो जब ये पूछ रही कि व्हाट हैव सब्जेक्ट यू हैव चोज्ड और यू हैव चोजन, व्हाट सब्जेक्ट यू हैव चोजन, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि वो हैव यू फाउंड लव इन योर लाइफ। तो ये मैं पहले तो समझ नहीं पाया, दूर था, फिर जब तो मैंने उससे पूछा, उस लड़के लड़के से कहा, फिर वही शब्द, ये क्या निर्लज्जता है, ये क्या असभ्यता है? तो उसने कहा क्यों असभ्यता, क्यों है प्रियेश, ये तो पूछ रहे हैं मैं, क्योंकि ये लाइफ इतनी बड़ी, 30 साल का उम्र इतना बड़ा होता है, तो उसमें आप एक एक चीज को आप मार्क नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटी चीजों को आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जब हुआ तो उसने पूछा हैव यू फाउंड लव इन योर लाइफ। तो मैं इतना, मुझे गुस्सा लगा ये सुन के, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये बदतमीजी है, ये असभ्यता की पराकाष्ठा है इतनी बड़ी हिंदी। तो उसने कहा क्यों क्यों? तो उसने कहा, वो भी मेरा दोस्त तो फंस गया, क्योंकि वो मुझे वो ले गया था, मैं कहा कि मैं नहीं रहूंगा। तो उसने कहा तुम ठीक है, तुम मोबाइल लेके बाहर चले जाओ, कह दो कि मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे करके वो बेचारा वो फंस गया मेरे चक्कर में, दोनों हम लोग घर वापस चले आए। तो मैंने फिर कहा कि मैंने मोटा मोटी कहा उस लड़के से और उस सबसे, ये तुम देखते हो कितनी आजकल बदतमीजी है, असभ्यता है लोगों में, ये लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या क्या हमारी हमारी सोच, हमारी विरासत हो सकती है? ये क्या सभ्यता हो सकता है? ये क्या शालीनता हो सकता है? तो ये बात मैंने उससे कही, मैं आपको छोटा एग्जांपल देके कहता हूँ, ठीक है? ये हुआ। अब कॉलेज में गया, कॉलेज में लोग के पर निकल आते हैं, क्योंकि कॉलेज में वो जवानी है, रवानी, पहली और गर्लफ्रेंड होती है मेरी मेरी कोई नहीं थी, मैं माँ से बहुत डरता था, तो मैंने आगे बढ़ा नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो कॉलेज में फोर्थ ईयर की मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। कॉलेज में फोर्थ ईयर था हमारा, तो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स जाते नहीं है, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट की बड़ी चिंता होती है। विचार इतना 10 लाख खर्च किया भाई, तो क्या करेंगे। तो हम, उस लड़के का नाम आर से था, मैं नाम नहीं लूंगा, आर से था, मेरा नाम प्रियेश, उसका नाम आर से था, तो हम दोनों बगल बगल में बैठते थे। ये सब मैंने अपने बुक में लिखी है, जैसे कहा ना हमने, आरसी मुखर्जी साहब ने पेपर कट करके सब चीज को स्टोर किया है, एक बुक लिखी, द मोल कॉन्सेप्ट। तो मैम, जो मैम थी वो हमारी थी, उनकी वोकेबुलरी हम लोग को सिखाती थी। अ, जो मैम थी वो हमारी वोकेबुलरी, हमारी लैंग्वेज की मैम थी, इंग्लिश लैंग्वेज की मैम थी हमारी। तो होता है ना, आप नहीं जानते शायद, बीटेक में एक तो कंप्यूटर साइंस के मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक इलेक्टिव होता है, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी इलेक्टिव होता है। तो इंग्लिश भी था, वो इंग्लिश पढ़ाती थी वो मैम हम लोग को। तो ऐसे ही पूछ रही थी सबसे। तो यूपी बिहार में होता है यूपीएससी, आप तमिलनाडु में जाए फॉर एग्जांपल, या गुजरात में, इतने लोग यूपीएससी नहीं करते, उनको नौकरी, उनको डिग्री पाके नौकरी करनी। यूपी में ऐसा होता है कि लगते हैं लोग बीटेक करने के बाद भी, हमारे आज भी दोस्त लगे 10 साल से लगे यूपीएससी में, लेकिन हुआ नहीं उनका, ठीक है। ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो उन मैम ने पूछना शुरू किया, तो सामने जिसका नाम ए से था, जिस लड़की का नाम सी से था समझ लीजिए, जिसका लड़के का नाम ए, बी से था, जिस लड़के का नाम, किसी का नाम डी से रहा होगा, तो पूछा, तो पी से आया, मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मैम, आई एम फर्स्ट लुकिंग एट स्कोरिंग एज मच एज पॉसिबल, देन आई विल लुक एट द, हमने ऐसा इंग्लिश में बोल दिया। और तो मैम ने भी, मैम क्योंकि बहुत मैम मैम है वो, तो उन्होंने घुमा फिरा के पूछा कि, क्योंकि वो इंजॉयमेंट का समय था, आखिरी समय होता है, हम लोग कॉलेज छोड़ने वाले थे, तो एक इमोशनल कांटेक्ट होता है। तो मैम ने थोड़ा घुमा फिरा के पूछा कि हैव यू एनी प्लान इन लाइफ, मतलब घुमा के, आपका लाइफ में कोई प्यार है, मोहब्बत है, लव है, ऐसा मैम ने घुमा के सीधा नहीं पूछा। मैम बहुत ही रिस्पेक्टेबल थी। तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर योर बेटर बेटर हाफ लाइफ, ये क्वेश्चन था। हाँ हाँ, अब याद आया। तो हम तो शर्मा के कुछ बोला ही नहीं हमने, क्योंकि मैम थे, कैसे बोले। इसका एक और एग्जांपल, एक मैम का शादी तय हो गया था हमारे कॉलेज में, 7 दिन से वो आई नहीं थी, दूसरी मैम थी। तो सब ने जाके कहा कि हैप्पी क्या, मतलब मैरिज की उनको शुभकामनाएं दी मैम को, ठीक है। वो हम लोग को पढ़ाती थी, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट था। हमें हमें दूसरे टीचर ने बताया शायद उनका मैरिज फिक्स हो गया है प्रियेश, इसीलिए वो आ नहीं रही। हमने पूछा कि सर मैम आ नहीं रही है, अटेंडेंस का क्या होगा। पर शायद उनका प्रियेश मैरिज फिक्स हो गया, इसलिए वो आ नहीं रही है। तो सब ने जाके, सब टीचर, मैम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी फ्यूचर लाइफ। तो मुझे इतनी शर्म आई उनसे बात करने, मैंने एक मेल टीचर थे, पुरुष टीचर थे, उनसे कहा कि मैम से कह दीजिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ, मैं बोल नहीं सकता। ये मेरी फोर्थ ईयर में हालत थी, मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये चीज हुआ, तो वो लड़के का नाम आर से था, मेरा नाम पी से था, ठीक है। तो मैम सबसे पूछ रही है, समझ लीजिए कि पूछ रही कि व्हाट इज योर प्लान इन लाइफ, ठीक है। तो तब तब जो है, ये पूरी चीज हो रही है, ठीक है। तब जो है, ये जब चल रहा है, तो हमने भी कहा, मैंने बेटर लाइफ के बारे, बेटर हाफ ऑफ लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कहा कि आई एम स्टडिंग, आई वांट टू बी, इफ आई एम सिलेक्टेड फॉर आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब में, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊंगा, ये मैंने इंग्लिश में कहा। तो उससे पूछे, वो कोई गलत लड़का नहीं था, बस कभी होली में शराब पी लेता था, इतना ही लड़का था। तो उसने कोई कोई समझ लिया, किसी का अगर लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या प्रेमी है, प्रेमिका है, तो कह दे रहा था कि इसमें आई एम कमिटेड टू अ पर्सन, या आई एम नाउ डेटिंग, आई विल फाइनली डिसाइड, ऐसे कुछ एक दो ने कहा। लेकिन वो लड़का बड़ा ही फास्ट और मॉडर्न था। ये मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, बीटेक फाइनल की। उसने सीधा कह दिया कि आई वॉन्ट टू बी इन लिव इन रिलेशन। और विश्वास कीजिए, हमारे पूरे क्लास वालों का चेहरे का रंग पलट गया। मैम यहाँ बैठी हैं, ऐसे टेबल पे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग लैब में बैठे हैं, अपने चेयर पे लिख रहे हैं कुछ, फोर्थ ईयर था, प्लेसमेंट की चीज लिख रहे हैं या कुछ। और मैम सबको बुला रही है, क्योंकि कंपनी भी पूछ सकते इंग्लिश इंग्लिश जज करने के लिए आपको, क्योंकि कोई अगर बीपीओ में काम करता है, तो इंग्लिश उसका अच्छा होना जरूरी है। तो व्हाट इज योर स्टडी एंड व्हाट इज योर फ्यूचर एम फॉर बेटर हाफ ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ मैम पूछ रही है, समझ लीजिए। तो कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आई एम डेटिंग, कुछ लोग दिखाने के लिए लड़के लड़कियां को अच्छी अच्छी बातें करें। उस लड़के ने सीधा कहा आई वॉन्ट टू बी इन लिव इन रिलेशनशिप। और जब उसने कहा ना ऐसा, तो हम लोग के हाथ पांव कांप गए, सामने सामने मैम के सामने ऐसी बात। और हम लोग खड़े हो गए एकदम से, मैं तो खड़ा हो गया एकदम से उसकी बात सुन के, क्या ऐसा कोई बोल सकता है सीधा मैम के सामने, वो भी औरत के सामने, महिला के सामने। तो बात हुई उस क्लास में, और वो फिर हम लोग चले गए और छुट्टी हो गई, ठीक है। चलो, ये एक पार्ट हो गया एक गेम का, ठीक है। लेकिन अब आते हैं दूसरे दूसरे पर्सपेक्टिव में, जो पहला पर्सपेक्टिव खत्म हो, दूसरे पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो तो तब ऐसी एक सोच थी कि ये तो कोई सोच ही नहीं, लिव इन रिलेशन की तो बात ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो मतलब उसने, लड़के ने, मेरा जो दोस्त था, उसने मैम से कही,
इसी तरह से आजकल ये जो केस चल रहा है कोर्ट में होमोसेक्सुअलिटी पे आप देख रहे हैं। तो इससे जो मेरा कहने का तात्पर्य है आपसे वो ये, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ये सारे सिम्टम है, एक मैसेज बहुत बड़ा है। जो मैंने आपसे कहा कि एक चिट चिट करके हमने कई चिट इकट्ठा की हमने 2020 से लेके 2002 से 2 तक, ठीक है, 2002 तक 2020 तक सारे चिट्स को मैंने एक बॉक्स में दिया, उसी से हमने बुक लिख दी द मोरल कंसेप्ट बाई श्री आर.सी. मुखर्जी। तो ये मेरा, मैंने भी आपको यही चीजों की बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक सामाजिक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए कभी कभी थक जाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अपनी बात पे पूरी तरह से डटे रहने का कोशिश करता हूँ और करूंगा भी, ठीक है। देखिए, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, एक बात मैंने आपसे कही कि सारी चीजें कनेक्टेड। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक पढ़ा था, तो मैंने अपने सीनियर से जाके कहा कि आई फॉर ग्रेट लर्निंग नॉलेज और क्या नाम है दिस एंड दिस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने कहा। लेकिन उसने कह दिया कि ये सब बेवकूफ़ी छोड़ो, 10 लाख तुम्हारे पिताजी ने खर्च किया पैसे के लिए, महान बनने के लिए नहीं किया। महान बनने के लिए तुम आर्ट्स भी पढ़ सकते थे, बीएससी भी, जो 10,000 महीने साल में भी होता था। ये मेरे सीनियर ने मुझे कहा, या मेरे बड़े थे उन्होंने मुझसे कहा। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रियेश होने के नाते मैं आपसे बताऊँ। देखिए, मैंने जैसे कहा, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, मैंने आपसे कहा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में या पंडित मोतीलाल नेहरू, सब लोग लॉ पढ़ते थे। अब देवदास सिंह लॉ और बैरिस्टर। जब भारत बना 47 में, तब आईआईटीएन को, मेघनाथ शाह को देखिए आप, शांति स्वरूप भटनागर को देखिए आप सीवी रमन को देखिए आप, जगदीश चंद्र बासु को देखिए आप, सत्येंद्रनाथ बासु को, सारे लोग बीएससी पढ़े थे। इन लोग कोई इंजीनियरिंग नहीं थे। 99.9% आईआईटीज का जब क्रिएशन हुआ, आईआईटी के जब जॉब मिलना शुरू हुआ, इतनी उसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूपीएससी है उसका बेसिक से बीए, अब बीए पढ़ लीजिए आप, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ और आप बीटेक पढ़िए, तो बीटेक अगर आप आईआईटी खड़गपुर से पढ़ना है, समझ लीजिए, ठीक है, तो ये किसी भी आईआईटी से पढ़े तो आपकी कम से कम 10 लाख की सैलरी है पर मंथ, अच्छे जो प्लेसमेंट होती है। और बीए पढ़ के 10,000 की, अब बीट मैं माफ कीजिएगा, एक आईएएस के लिए बीए और बीटेक बराबर है। तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस में पाइथन प्रोग्रामिंग या जावा सिस्टम इंजीनियरिंग का आईएएस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद एक बीए 10,000 कमाता है, एक बीटेक 10 लाख कमाता है, तो इसलिए लोग बीटेक पढ़ते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई का जो रिलेशन है आपके इकोनॉमिक्स से है, ठीक है, ठीक है ना सर। तो मैं यही कहता हूँ, आपके सोशल लाइफ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका स्पोर्ट्स जो आप खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में इतना पैसा है तो लोग क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी में एक समय ध्यानचंद जी का था, हम लोग किताबों में ध्यानचंद पढ़ते, अब तो फिर शायद इंडिया उम्मीद करता हॉकी में नंबर 1 होगा एक समय, ठीक है। तो तो फंडामेंटल चीजें, जहां पैसा है मजबूरी में समाज को उधर भागना पड़ता है, ठीक है। आज बीटेक में पैसा, सब बीटेक कर रहे हैं। अगर बीटेक में ना पैसा होता तो आप कोई बीए नहीं पढ़ता। मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, मैं एक बार यूपीएससी नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में गया था। एक लड़के से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, तो मैंने पूछा आपका एजुकेशन, तो उसने कहा मैं थ्रू आउट आर्ट्स पढ़ा हूँ। तो मैंने कहा कैसे, तो उसने कहा इंटरमीडिएट में मेरा आर्ट्स था। मैं इंटर में आर्ट्स का होता है, इंटर में तो साइंस और कॉमर्स होता है। हमको याद है, जो हम आज माँ बाप गाली देके साइंस दिलाते, घर की इज्जत का वास्ता देके, घर के सम्मान का, जो अच्छा नहीं होता, जो वीक होता, कॉमर्स पढ़ता है, जो आर्ट्स पढ़ता तो आत्महत्या कर लेगा कि समाज में लोग कहेंगे कि तो इसको कुछ पढ़ाई नहीं करता, नहीं इसलिए आर्ट्स पढ़ना है, कुछ मतलब कुछ करना नहीं तो क्या, क्या वो निठल्ला है तो इसलिए आर्ट्स पढ़ रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का जो बेसिक्स है वो आर्ट्स है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक पढ़ना है तो उसका यूपीएससी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि बीएससी पढ़ लेंगे तो शायद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप मैथ्स ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से, आईटी से बीटेक पढ़ने के बाद यूपीएससी का एक भी सब्जेक्ट कॉमन नहीं होता, ठीक है। ना डेटा स्ट्रक्चर, ना ऑटोमेटा थ्योरी, ना कंपाइलर डिजाइन, ना पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ना आपका डिस्क्रीट मैथ, कोई भी चीज मोटा मोटी 99% या 98% कॉमन नहीं होता आपके यूपीएससी के सिलेबस से। ये प्रियेश होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं आज के इसमें। तो मैंने जैसे कहा कि हर चीज, बीटेक, क्रिकेट का क्रेज, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल रिफॉर्म, इलेक्शन, जात धर्म की पॉलिटिक्स, सब इंटर रिलेटेड है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं आप, तो क्रिकेट आप 2020 से नहीं, पहले टेस्ट क्रिकेट आता है इतिहास में, फिर आता है वनडे, फिर 2020। तो टेस्ट क्रिकेट जब तक आप नहीं समझेगा, आप 20 तक नहीं पहुंच सकते, ठीक। इंडिया में क्रिकेट आता है तो ब्रिटिश रूल को पढ़ना, ईडन गार्डन को समझना जरूरी है, ठीक है। फिर क्रिकेट में अगर आपके बैट्समैन ने 20 ओवर में 250 रन बना दिया तो बॉलर के पास बहुत आराम है, बॉलर के पास उतना डर नहीं है। लेकिन अगर बैट्समैन ने 2020 में 150 रन बनाया है तो बॉलर समय टेंशन में 7.5 रन डिफेंड करना बहुत कठिन है। तो बैट्समैन ने जो बैटिंग की उसका रिलेशन बॉलिंग से है। फील्डिंग में आपके 4 कैच छोड़ दिया, आप मैच हार गए, तो फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग रिलेटेड है,
ठीक है ना। ये मैं आपको बता, अब आपको बता, अब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो उससे पॉलिटिक्स भी रिलेटेड है। हम आज भी बच्चे थे, हमें याद है कारगिल में गोली चल रही थी, उधर मैनचेस्टर में मैच हो रहा था, सचिन तब बहुत बड़े प्लेयर थे, हमको आज भी याद है 99 वर्ल्ड कप की ये बात है। पेश होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँ, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेमिनिस्सेंस ऑफ माय लाइफ की जो सबसे बड़ी बात है, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आशा करता हूँ कि आप समझेंगे। इसको मैं फिर बताऊंगा, अभी तो एक इंट्रोडक्शन दे दें। देखिए हम इस जिस समाज में रहते हैं, भारतीय समाज में, ठीक है, वहाँ जैसे मैंने आपसे कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टोटली नहीं होता, क्योंकि भारत के धर्म में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। धर्म ये नहीं कहता कि अब टोटलिटी पे फ्रीडम नहीं हो सकता, फ्रीडम का एक लिमिटेशन ये धर्म आपको सिखाता है। खास करके भारतीय धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म आप ना बोले, जो भी धर्म मैं कह रहा हूँ, ये धर्म ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज में आपको खाना क्या खाना है, जैसे इंडिया में मैं आपको बताऊँ, बीफ एक टैबू है। बीफ का मतलब समझा दूं, थोड़ा समझिए। बीफ बड़े बड़े मीट को कहते हैं। बीफ का मतलब मैं आपको समझा दूं, एक होता है जो यूपी में गोवध गो हत्या प्रतिनियम, गो हत्या प्रतिनियम, काउ स्लॉटर लॉ, ठीक है। हाँ, गो हत्या अधिनियम, गो हत्या अधिनियम, काउ स्लॉटर लॉ। तो यूपी में काउ स्लॉटर का बहुत बड़ा पनिशमेंट है, कानूनी जुर्म है। गुजरात में बहुत हार्श पनिशमेंट है। केरला में काउ स्लॉटर का कोई लॉ नहीं है। बंगाल में भी सीधा कोई शायद लॉ नहीं है, घुमा के लॉ है, ठीक है। होता है हम लोग लॉ का डिग्री है, यूनिफॉर्म लॉ नहीं है काउ स्लॉटर पे इंडिया पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, केरला में तो लॉ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदू जो खुद को मानता है, और जो यूपी का 90% इंडिया का जो लैंड, तमिलनाडु में भी आप देख लीजिए, तो गाय काउ स्लॉटर का जो भारत में कानून है, मैं प्रियेश होकर कहना चाहता हूँ आपसे, तो उसके लिए जो बीफ का मतलब गधे के मीट को, भैंस के मीट को, सबको बीफ कहा जाता है। काउ स्लॉटर गो हत्या क्राइम है, गाय के मीट का ही क्राइम होता है, भैंस का मीट या उसका मीट क्राइम नहीं है। मैं आपको लॉ समझा रहा हूँ। काउ स्लॉटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, गो हत्या का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये गो हत्या अधिनियम है, यूपी का कानून है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि बीफ एक बहुत पनिश, तो बीफ एक इंडिया में टैबू है। आप चिकन मटन खा लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन बीफ एक इशू है इंडिया में। मतलब आप बीफ की जब भी बात करते हैं, आप थोड़ा माइंड से आप थोड़ा माइंड में आप आपको मन में आता है कि ये तो इलीगल है, ठीक है, बीफ का जो कानून है, ठीक है। सिमिलरली अब आते हैं सिगरेट और शराब पे। तो मैं शराब का लॉ समझा देता हूँ आपको। बिहार और गुजरात में शराब बैन है, लेकिन शराब का रियल क्या लॉ है कि मैं इस रूम में बैठ कर तो शराब पी सकता हूँ, वाइन पी सकता हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं शराब नहीं पीता। शराब का लॉ ये, शराब बेची और खरीदा, सेल एंड गिव एंड टेक हो सकता है वाइन, लेकिन शराब जो है पब्लिकली, आप पब्लिकली शराब पीना, कार चलाते हुए शराब पीना क्राइम है, रूम में बैठ के शराब पीना क्राइम नहीं है, ठीक है। ये कानून है शराब का, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए शराब की बात भी आती है तो आप समाज में डर जाएंगे, पता कि शराब पी के जाएंगे, गाड़ी बाइक चलेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, सजा दे देगी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो एक शराब हुआ, एक चीज हुआ, एक हुआ आपका बीफ, ठीक है। तो ये दोनों से समाज में डर है। मतलब आप किसी सभ्य समाज में समय कल रात को 2 बोतल शराब पिया था ऐसा बोलने में डरेंगे, आप सोचेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अगर पीते भी हैं, चुप रहो, सामने सामने मत खाओ। शराब को लेके और बीफ को लेके इंडिया में एक टैबू है, सी। तो ऐसे ही एक और चीज की भी टैबू है, वो है मेल फीमेल रिलेशनशिप। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं कह रहा हूँ। तो मेल फीमेल, मैं आपको बता दूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं, मेरे बाल है, मेरे मूछे हैं, मैं ये हूँ, प्रियेश हूँ। लेकिन प्रियेश होने के पहले मुझे एक स्त्री और पुरुष ने इस दुनिया में लाए हैं, जिनको शालीन समाज में माता पिता कहते हैं। माता पिता का मतलब क्या, वो जिसने आपको जन्म दिया और आपको पाल पोस के बड़ा किया, इसी को तो माता पिता आप कहते हैं ना हमारे सभ्य समाज में, ठीक है। तो क्योंकि भाषा की थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ती है, आप सब लोग मेरा बात सुनते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी मर्यादा में ही बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पुरुष और स्त्री ने ही मुझे जन्म दिया, जिसको कि हम माता पिता कहते हैं। प्रियेश आपके सामने बड़ा है, बाल है, मूछे, लेकिन एक पुरुष और स्त्री ने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया, जिसको हम सभ्य समझ में मम्मी डैडी कहते हैं, जो भी कह लो, मॉम डैड कह लो, माता पिता कह लो, ठीक है। तो ठीक है, ठीक, चलो, अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि किसी, हम कहते हैं भारत 5,000 साल पुराना है। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात है, तक्षशिला का कांधार जो कि बर्मा में, सॉरी बर्मा का कांधार जो कि अफगानिस्तान में है, बामियान जो कि अफगानिस्तान में, और सिंधु जिसको इंदस कहते हैं, ये आपको बताता हूँ। तक्षशिला में चाणक्य का जन्म हुआ था, जो कि अशोक के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्ता मौर्य के गुरु थे, ठीक है। पतंजलि जी का जन्म भी आज के पाकिस्तान में होता है। और संस्कृत जिसने शुरू किया, कन्याकुमारी, कश्मीर, ये जो नाम है, संस्कृत जिसने शुरू किया उनका नाम था पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी लिखी, उनका भी जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक है। मैं छोटा बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि 5,000 साल, मिनिमम 5,000 साल पुराना भारत देश है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, तो
5000 साल से अगर हम हमारी हस्ती या हमारा जनरेशन बढ़ रहा है, तो किसी स्त्री पुरुष के द्वारा ही समाज बढ़ सकता है, जिसको हम माता पिता हम मैं अपने अब मैं माता पिता कहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो स्त्री पुरुष का जो मैं सभ्यता के कारण ये वर्ड यूज करो, कॉन्जुगेशनल कॉन्जुगेशनल रिलेशनशिप है, वो समाज का आधार है। अभी जो डिस्कशन हो रहा है हाई सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर, तो एक बहुत बड़े वकील है, नाम नहीं ले जाता, उन्होंने कहा, साई दीपक जी का मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जज साहब से कहा कि जज साहब, दाम्पत्य, इसको कहते हैं दाम्पत्य, दाम्पत्य जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है पुत्र की प्राप्ति, बच्चे का जन्म। तो दाम्पत्य जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है सर पुत्र की प्राप्ति। तो इसीलिए अगर दाम्पत्य जीवन का आधार है, तो होमोसेक्सुअल मैरिज को आप कैसे सही कह सकते हैं? खुद ना कोर्ट में वकील लोग बहस करते हैं। तो मैं आपसे यही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं जो कह रहा हूं, अगर हम कहते हैं 5000 साल तक्षशिला के समय से या हड़प्पा मोहनजोदारो और सिंधु के समय से भारत है, तो 5000 साल से अगर भारत है, तो उसका जो चलने का लिनिएज है, हम डीएनए थ्योरी की बात करते हैं, उसकी वाहक, उसका जो कैरियर है, वो है कि एक पुरुष और स्त्री है, जिसको हम अपने जीवन में माता पिता कहते हैं, ठीक है? ठीक है। तो यानी कि मेल फीमेल कॉन्जुगेशनल रिलेशनशिप लाइफ की बिगिनिंग है, ठीक है? जिसको सेक्सुअल रिलेशनशिप में कहना चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि सभ्यता के कारण मैं कॉन्जुगेशनल में सेक्सुअल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। आई विल नॉट यूज सेक्सुअल वर्ड, आई विल यूज कॉन्जुगेशनल। तो मेल फीमेल कॉन्जुगेशनल रिलेशनशिप लाइफ की बिगिनिंग है, जिसको कि हम माता पिता कहते हैं। मैं अपने जीवन में अपने माता पिता ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, खाना खिलाया, बाल में तेल लगाया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये एक सच्चाई है जीवन की, सबको मानना चाहिए। बचपन में हमें माँ बाप छुपाते हैं, बच्चे होते हैं, जो आप फिल्मों देखेंगे कि एडल्ट एडल्ट फिल्म, 18 साल के ऊपर की फिल्मों को एडल्ट कहते हैं, ठीक है? और 18 साल के नीचे की जो मतलब आप एडल्ट फिल्म, जब आप कुछ भी, आप यूट्यूब में कुछ भी देखिए तो पूछते हैं कि आर यू साइन इन के बाद कहते हैं आर यू एडल्ट और नॉट। तो एडल्ट का मतलब है 18 साल के ऊपर, मेजर एंड माइनर, ठीक है? तो 18 साल से नीचे आपको माइनर माना जाता है, 18 साल के ऊपर एडल्ट माना जाता है, ठीक है? ये कानून है भारत, ये भारत का वो है, ब्रिटिश टाइम से मोस्ट प्रोबेबली है ये, ठीक है? तो तो हमारे माता पिता, हम बच्चे जब रहते हैं, तो हमको एक घेरे में बंद रखते हैं। बड़े होते हैं हम, तो समाज में हम ओपन हो जाते हैं, समाज हमको समझने लगता है, ठीक है? तो जो मैं कह रहा हूँ कि मेल फीमेल कॉन्जुगेशन रिलेशनशिप एक समाज की बिगिनिंग है, ठीक है? ठीक है। तो अगर ये है, तो इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहते हुए बहुत ही ज्यादा मैं मेंटल फिनोमेना में हूँ कि इंडिया में जो सारी गंदी गालियां हैं, वो मेल फीमेल रिलेशन के ऊपर ही है। माँ की गाली, बहन की गाली, और जितनी भी घटिया से घटिया नीच गालियां हैं, वो मेल फीमेल कॉन्जुगेशनल रिलेशन के ऊपर ही है वो गाली, ठीक है? तो इसका मतलब कि जिस चीज से हमारे जीवन की शुरुआत हो रही, जो चीज एक सच्चाई है, आज से नहीं, मोहनजोदारो के समय से या तक्षशिला के समय, जो पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है, वो है, वहां से जो सच्चाई है, उसी को जो है गंदी गंदी माँ की, बहन की गाली देके हमारे समाज में उसको डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है? तो जब समाज की ऐसी मेंटेलिटी होती है, तो उस समाज में अगर मेरी माँ मुझे कह रही कि बेटा तुम एक अच्छे पुरुष बनो, तो वो शायद समाज के प्रभाव को समझ नहीं पा रही। अब दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो जैसा कि मैंने कहा ना, एक चीज सिम्टम होता है, दूसरा फिर उसका डिजीज होता है, ठीक है? मैं जैसा आपको बताया, तो कई चीज एक साथ मेरे माइंड में रहती हैं। कहते हैं ना, अगर आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या नाम है, मोशन, और क्या नाम है, वेस्कोसिटी, और सब पढ़ लो, तो समझ में आता कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा था। तो मेरे ऐसे ही दिमाग में हजारों चैप्टर है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि स्त्री पुरुष वैवाहिक संबंधी जीवन का आधार है, जिसको मेल फीमेल कॉन्जुगेशनल रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है? लेकिन हमारे देश में सारी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां इसी मेल फीमेल कॉन्जुगेशनल रिलेशनशिप के ऊपर ही है, ठीक है? ये है। तो देखो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इस चीज को समझाने का भी एक प्रयास कर रहा हूँ। देखो, मैं वही बताता हूँ, फिर वही पुणे वाली बात आ जाती कि दूसरा जन्म घर से बाहर निकलता था, तो तब दूसरा जन्म हुआ, पहला जन्म तो इलाहाबाद, प्रयागराज में घर में हुआ था, ठीक है? तो देखो, क्योंकि जैसा मैंने एक बार बहुत पहले लेक्चर बनाया था, तो उसमें कहा था कि जो बड़े सिटीज है, बैंगलोर को ले लो, मुंबई को ले लो, कलकत्ता को भी आप ले लो, आप दिल्ली गुड़गांव को ले लो, तो उसमें बाहर विदेशी प्रभाव बहुत ज्यादा है। क्यों? अब फिल्म इंडस्ट्री, आधे फिल्म एक्टर है, तो दिख रहा है। आपके जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुली, उसमें 50% बाहर हो सकते हैं, बहुत बाहरी, इंडिया के बाहर के, विदेशों के जो नागरिक नौकरी करते हैं।
तो वो विचार जो है, जैसे पहली बार जब ब्रिटिश आए इंडिया में, तो जो मॉडर्निटी का, सो कॉल्ड मॉडर्निटी का विचार है, वो लेके आए इंडिया में। तो उस कहते हैं ना, वो माइंडसेट हमारे मन में, आप में से, हम सभी लड़कों में से किसी ने धोती कभी नहीं पहनी। मैंने आज तक कुर्ता पैजामा पहना, धोती मैंने नहीं पहनी। मेरे घर वाले मुझे बहुत तो मैं मुझे भारतीय हूँ तो धोती पहनना शायद लोग कहेंगे, लेकिन मैंने आज तक भी धोती नहीं पहना। पैंट शर्ट या धोती, कुर्ता पैजामा ही मैंने पहना है, ठीक है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे, तो बात ये कि मैं, क्योंकि जब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, दो मैं ये कहानी पहले ही बताई कि एक बार जो चैट ग्रुप होता है ना, वो सोशल वेबसाइटिंग होता है। तो उसमें मेरा एक विदेश का उसने था, तो उसने दो सवाल पूछा। तो मैं, क्योंकि मैं एक आईटी फील्ड का ही हूँ मैं, उसने कहा व्हाट डू मीन बाय अरेंज मैरिज। तो मैंने समझ लिया ये सवाल क्या है, आईटी फील्ड में आईटी से सवाल पूछो। तो उसने कहा, नो आई हैव सीन इन टीवी सीरियल दैट इंडियन the parents fix the bride and groom. They don't have this is how marriage happens. If there is no love, then there is what marriage. तो हमने कहा, भाई come to Allahabad, I will put you before my mother and father, they will make you understand what is arranged marriage. I cannot explain, ठीक है। मैंने उनसे ये बात कही, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक सिम्टम है, जो आपका मेन इशू बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, ध्यान से मेरी बहुत ही जो है मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, तो मैंने एक बार आपको पहले भी लेक्चर बनाया था, बहुत पहले। उसमें मैंने कहा था कि समाज भारत में क्या रोल प्ले करता है, यूपी एक गांव में समाज का क्या रोल है। मैं दो एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। मैं इलाहाबाद की और मेरे प्रयागराज की कहानी एकदम सही बात बताऊंगा। तो मैं, हम लोग के, मेरे पापा बैंक में, तो बहुत उनकी पोस्टिंग होती थी, कहीं इस गांव में, कभी उस गांव में, क्यों पोस्टिंग होती थी। बार बार हम लोग का घर चेंज होता था, कई बार हुआ ऐसा, मतलब जो हम लोग रेंट पे रहते, किराए का घर था, क्योंकि पापा था। तो एक बार मैं नाम, एक डॉक्टर साहब की फैमिली में हम लोग रेंट पे थे। तो डॉक्टर साहब लोग ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे, ठीक है। जैसे होता ना, किराएदार और मकान मालिक, ठीक है। तो उन डॉक्टर अंकल जो थे, वो आइज के स्पेशलिस्ट है, ईएनटी, आइज नोज ईयर्स के। और जो मैडम थी, वो स्त्री रोग, गायनोकोलॉजिस्ट एंड स्त्री एंड फीमेल डिजीजेज, उसकी एक्सपर्ट थी मैडम। तो ये एक मैं आपको एग्जाम्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल अभी दूंगा मैं आपको समझाने के लिए। तो एक बार उन लोग के बच्चों का बर्थडे हुआ। तो हमारे पापा को बहुत मानते थे, पापा उनके बैंक का सब काम करते थे। तो हमारे फैमिली को बहुत प्यार करते। तो हमें बुलाया कि बाबू सुना, सब लोग आओगे, बच्चे का बर्थडे है। तो उस दिन उनके बच्चों का बर्थडे था, और उनके जो नाना जी थे, मतलब कि जो अंकल के जो ससुर थे, वो भी आए थे। तो मेरी मम्मी पापा हम बैठे थे, बच्चे लोग का बर्थडे केक काट रहे थे, नाना जी भी उधर बैठे हुए थे, ठीक है। नाना जी जो उनके आए थे, ठीक है। तो नाना जी जो बैठे हुए थे, तो नाना जी मतलब आंटी के फादर, जो डॉक्टर आंटी थी, उनके फादर बैठे थे। और उनकी मदर, मतलब अंकल के सास ससुर थे, अंकल और आंटी थी, और दो बच्चे, और मैं और पिताजी बैठे थे, मैं, पिताजी, मम्मी। तो बहुत हम लोग को मानते थे, उन लोग प्यार करते थे हमारे फैमिली को। तो मम्मी ने पूछा, आपको आज बहुत देर हो गई, आपकी ड्यूटी बहुत थी। उन्होंने कहा, हाँ, डॉक्टर है, जानती हैं, ड्यूटी तो होगी, आंटी ने कहा, ठीक है। तो उनका, उनके बोर्ड पे लिखा था कि स्त्री एवं प्रसूति रोग, मतलब कि गायनोकोलॉजिस्ट एंड फीमेल डिजीजेस। और डॉक्टर अंकल थे आईज और ईयर्स एंड नोज, ईएन, डॉक्टर अंकल आईज स्पेशलिस्ट थे, और वो मैडम ये थी। तो मम्मी ने बात बातें पूछ लिया कि आप दोनों एक ही फील्ड में डॉक्टरी कर लेते। मम्मी, होता ना, जैसे अगर आप किसी से घर में आप जाते हैं, कोई कहता है कोई कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, फिर मैंने यूपीएससी पढ़ा। तो आप कहते हैं ना कि अरे, अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, यूपीएससी क्यों पढ़ा, अगर यूपीएससी पढ़ा, बीटेक क्यों, दोनों का तो आप कहते हैं ना। तो वैसे ही मम्मी ने कह दिया उन आंटी से कि आप दोनों ही एक ही फील्ड में, गायनोकोलॉजी में, दोनों ही कर लेते। तो जो आंटी के पिताजी ससुर जी थे, उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रही मैडम, यूपी में लड़का गायनोकोलॉजिस्ट लेकर करेगा तो नौकरी कैसे करेगा। तो मम्मी को समझ नहीं आया। कहा, ये महिलाओं का रोग है, महिलाओं के फिजिकल डिजीजेस हैं, या फिजिकल मैटर है, उसमें लड़का कैसे उसमें डॉक्टर, लड़के का कैरियर क्या बन पाएगा। यूपी में ऐसा है क्या कि कोई महिला जिसका फीमेल डिजीजेस है, वो किसी लड़के से ट्रीटमेंट कराएगी। बड़े नोएडा में इन सब में होता होगा, लेकिन गांव गांव में पोस्टिंग होगी आपकी, और ये नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे, मेरे दामाद जी मतलब मेरे जो बेटी के जो हस्बैंड है, मेरे जो दामाद जी है, उन्होंने आइस का स्पेशलिस्ट किया, और मेरी बेटी ने जो है अब इस दूसरा स्पेशलाइजेशन किया, मेरी बेटी ने गायनोकोलॉजिस्ट बनवाई गया। तो मम्मी थोड़ा चौंक गई, क्योंकि मम्मी को समझ नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम तो ऐसे ही जानते डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, उनके में क्या देखे। तो ये एक है। दूसरा एक था कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो हम लोग जब जिस घर में रहते थे, बार बार घर चेंज होता था। अब ये दूसरे घर की बात है, क्योंकि घर चेंज होता था।
तो हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ हम लोग, ये दूसरा घर था, इसमें 3 फ्लोर थे और मकान मालिक हम लोग के साथ थोड़ी दूरी पे रहते थे। तो हर महीने आके हमसे हमसे वो लेते थे, हर महीने का जो फीस होता है, मंथली रेंट है। तो एक बार क्या हुआ, एक नीचे एक महिला आई और उनके उनके बड़ी बहन के साथ, और बड़ी बहन और जीजा जी और उस औरत और उसके 2 बच्चे, महिला उनके 2 बच्चे, और बड़ी बहन और पापा बैंक में नौकरी, पूरे जगह बहुत इज्जत थी। तो महिला जो थी, उनके 2 बच्चे, तो उनके पति जो थे वो थे वो डिसअपियर मतलब निरुद्देश्य थे। अब उनको पता नहीं, इनको मृत्यु हो गई, ये हो गई, चले गए, मतलब उनके पति का पिछले 20 साल से कोई पता ठिकाना नहीं है। तो 2 बच्चे के साथ रहती थी वो आंटी, और उनके 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 बड़े भाई और उनके उनके जीजा जी और उनकी दीदी, इन लोग रहते थे। अब दीदी और जीजा जी ने घर बना लिया, तो आंटी अकेले पड़ गई अपने 2 बच्चों के साथ। तो पाठक अब सॉरी आंटी अकेले पड़ गई 2 बच्चों के साथ। तो जो अंकल थे हमारे, जो जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने आंटी से कहा, अब आप कोई दूसरा घर ढूंढ लीजिए, हम इस घर को रिनोवेट करने वाले हैं। तो आंटी ने मेरे मम्मी और पापा से बहुत आया, कहा कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बैंक में अंकल भैया बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, जो मालिक, मकान मालिक से कहिए कि हमें रख ले, हम कहाँ जाएंगे बच्चों के साथ। तो एक बार कहा पापा ने एक बार अंकल से कहा, जो लैंडलॉर्ड अंकल थे, कि भाई साहब मेरे भाई साहब, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मैडम है या ये महिला है, इनके 2 बच्चे, इनको इनको यहीं पर रखिए। तो जो लैंडलॉर्ड अंकल थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर दूसरे महीने पापा ने कहा कि हम तीनों, हम, मेरा बेटा और मेरे मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि इन दोनों बच्चों को और उनकी मदर को रख लीजिए, वो बहुत परेशान है। तो पापा से लैंडलॉर्ड अंकल ने कहा, सर मैं दूसरा घर इनको ढूंढ के देता हूँ, मैं यहाँ नहीं रखूंगा। ये औरत है, अकेले है 2 बच्चों के साथ, कल अगर कुछ भी गलत हुआ तो लैंडलॉर्ड मैं हूँ, जिम्मेदारी मुझ पे आएगी। तो पापा ने बहुत सीधे कहा, कैसी बात करने, एक बेसहारा औरत है, 2 बच्चे हैं, आप ऐसी बात करते। कहा, हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है अंकल सर, आप तो बैंक में नौकरी करते, अगर कल कल ये अकेले हैं, हम यहाँ हर महीने रेंट लेने आते हैं इनके घर में, ठीक है, एक फैक्टर है, अकेले 2 बच्चों के साथ, कल कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं, आप इतना कह रहे तो मैं एक दूसरा इनको रेंट का मकान ढूंढ देता हूँ, लेकिन मैं अपने बिल्डिंग में इनको नहीं रखूंगा। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया, देखिए कि ऐसा इंसान सोच सकता है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। तो इसका जो, अब इसकी ये तो एक कहानी हुई, इसका इसका अल्टरकेशन क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है। तो जो मैंने आपको बताया अभी भी 2 कहानी की, एक तो जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कहा कि मैं एक अकेली महिला और 2 बच्चों को नहीं रखूंगा सर, कि बहुत खतरा है। दूसरा जो थे, मतलब पुराने लैंडलॉर्ड, को कहा कि हस्बैंड और वाइफ थी, वाइफ स्त्री और प्रसूति लोग, मतलब कि फीमेल डिजीज की थी, और हस्बैंड जो थे वो मेल, वो जो थे ईएनटी डॉक्टर थे, आईज ईयर्स नोज के। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन्होंने कहा कि 2 जो पुरुष होते हैं वो गायनोकोलॉजी लेके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बड़े सिटीज, नोएडा गुड़गांव अलग है, लेकिन छोटे गांव में आप समझते हैं समाज का क्या है। ये तो एक हुआ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा ना कि आरसी मुखर्जी का नाम लेके उन्होंने पेजेस पे लिखा, एक चिट बना, उसमें लिखा कि पहला NaCl और H2SO4 और NaOH का रिएक्शन, फिर उन्होंने ऐसे करते करते 1000 चिट बना, उसी से मोल कंसेप्ट की बुक लिखी, ठीक है। तो मेरा भी लाइफ का ऐसा ही है, 30 साल तक मेरे माइंड में जितने चिट है मैं आपके सामने है, या पेपर पीसेस हैं जो जिसमें मैंने स्टोर किया, मैं आपके सामने ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या कहने का एफर्ट करूंगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो 2 चीज हुई, अब आते हैं उसके बाद, ठीक है, जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको ये कहानी बताई, ठीक है। अब इसका मूल उद्देश्य क्या, अब देखिए मैं कहना यह चाहता हूँ, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था कि भारत में इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हो, समाज में पुलिस कुछ हो, लेकिन समाज में जो है एक यूपी के, अगर आप बड़े बड़े सिटीज के 8-9% को छोड़ दें, बेंगलोर कैलकाटा जैसे बहुत हाई लेवल जहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, 90% जो इंडिया है वो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले नहीं, समाज पहला उसका जवाबदेही, मतलब आंसरेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस लॉ सब बाद में आता है, पहले समाज क्या कह रहा है, हमारे माँ बाप, अगल बगल के चाची चाचा, जो पूरा फैमिली का सर्कल होता है इंडिया में, मैंने ऐसा ही देखा है, आप मुझसे डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर आप, हाँ, अब वहीं अगर आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे सारे आधे 50% फ्रेंड यूरोप में रहते हैं, यूरोप में, जर्मनी में, कुछ लोग नीदरलैंड में, कुछ लोग यूएसए में। तो आपको पता होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो अभी भी जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है आपका, नाटो जिसको कहते हैं, उसमें यूरोप के सारे नेशन, अमेरिका है मेनली, ठीक है। इंडिया को भी कह रहे हैं कि, तो अब इंडिया को भी कहना है चाइना से वो खतरा, आप नाटो ज्वाइन कीजिए, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम है, रशिया का इंडिया बहुत बड़ा फ्रेंड है, तो इंडिया का, नेहरू जी के समय नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट था, तो इंडिया नाटो को टोटलिटी में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो सब चलिए, तो अमेरिका, और ये तो अमेरिका यूरोप में मेरे बहुत दोस्त है। अब ये इंडिया में और यूपी के गांव में करछना में रहने के बाद जो मानसिकता होती है इंसान की, तो तो मैं आपसे मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे, हाँ चलिए, बहुत गर्मी है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ कभी कभी।
तो मैंने जो कहा अभी मैंने आपसे बताया भी था थोड़ी देर में, जब कि जैसे मैं बहुत लोग यूरोप में रहते हैं, तो और मैं बचपन में बुक पढ़ता था, मेरे फादर बुक ले आते, तो यूरोप में एक बहुत मजाक की कहावत है कि वेदर वाइफ एंड वेल्थ, वहाँ वहाँ जो है उसका कोई पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है। और जो ये मैरिज एनिवर्सरी का कॉन्सेप्ट है एक तरह से, वो इसलिए है कि बहुत समय वहाँ एक साल भी शादी नहीं टिकती, एक साल में डाइवोर्स हो जाता है, तो एक साल शादी मतलब एक एनिवर्सरी, ठीक है। एक मैं मजाक में ये बात नहीं सुनी, तो वेदर वाइफ एंड वेल्थ जो है इसका ये कांस्टेंट रहना यूरोप में बहुत कठिन। यूरोप और अमेरिका, अमेरिका भी पहले यूरोप का ही वो था, सब डिवीजन था अगर मैं कहूँ, प्रियश होने के नाते। ये मतलब मैं इंडिया में भी, अब इंडिया में बड़े सिटीज में वुमेन वाइफ एंड वेल्थ कांस्टेंट नहीं है। गांव गांव में क्योंकि माँ बाप का डर है, लात जूते का डर है, तो इंसान तलाक के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये छोटा बता देता हूँ कि इंडिया में जब ये एक्चुअली हिंदू मैरिज एक्ट आया था, उसके बाद से वुमेन्स को जो है ससुर जी की प्रॉपर्टी में पैसा हक मिला पिता के साथ साथ। फिर दूसरा था वुमेन को जो है, वुमेन को जो है क्या कहते हैं, मेंस जो ये हुआ, फिर वुमेन को बहुत सती प्रथा तो पहले आ चुकी है, फिर दूसरा हुआ था उसमें आपको क्या नाम थे, वुमेन को जो है बच्चों का जो है गारंटी भी कह सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का ही एक बाद में था जैसे होता है। फिर तीसरा था कि तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि डाइवोर्स का अधिकार मिला वुमेन को, तलाक का अधिकार। पुरुष को बहुविवाह मतलब कई मल्टीपल मैरिजेस करने से रोकता है। हिंदू में इसको बहुत विरोध हुआ, राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया, पंडित नेहरू ने इसको इसलिए डिवाइड करके दिया। तो ये मैं आपको बताता तो जो डाइवोर्स का रेट है, सिस्टम है, वो भी जो है, वो कहते हैं ना, वो भी जो है बहुत बदल चुका है गांव के सिटीज में। गांव में मैंने पहले भी कहा था, बंधन समाज में बंधन रहता तो इंसान बहुत डर के रहता है, जैसे मैं यूपी के गांव में जब था। ठीक है, तो ये तो चलिए एक बात हुई। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सेम सेक्स मैरिज का एग्जाम्पल लीजिए, तो उसमें एक बहुत अच्छे शब्द का उन्होंने कि जो विवाह है उसका कॉन्सेप्ट है दाम्पत्य जीवन, और दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा एक इशू है पुत्र की प्राप्ति। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर महाभारत रामायण का एग्जाम्पल लो, तो महाभारत में होता है कि जो ये कुंती सेवा करती है दुर्वासा मुनि की, तो दुर्वासा मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जब भी तुम्हारे पुत्र होंगे तो दैविक उनमें दैविक क्षमता होगी, इसीलिए जो है आपका क्या नाम है, भीम जो है भीम युधिष्ठिर अर्जुन जो है इंद्र पुत्र पुत्र माने जाते हैं, युधिष्ठिर धर्मपुत्र, कर्ण को जो है सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता है, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने कुंती जो है कुंती जी को ये आशीर्वाद देते, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें। और रामायण में अगर आप देखें तो दशरथ के पुत्र नहीं होते, तो उन्होंने वो खीर बना देता है, तो खीर को 3 भाग किया जाता है, तो 2 भाग कौशल्या और कई सुमित्रा को 2 भाग मिलता है, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो ये तो विवाह का बहुत बड़ा मतलब दाम्पत्य जीवन है, ठीक है, जिसको हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं। ठीक है, तो जब क्योंकि मैं पहले तो यूपी के इलाहाबाद से था, मतलब उसके तो यूरोप का मैंने समझा, तो वहां पर ठीक है मैरिज है, लेकिन वहां दाम्पत्य जीवन का कोई बंधन नहीं है। मतलब कि दाम्पत्य जीवन में जो एक बंधन है, यूपी के गांव गांव में हस्बैंड वाइफ में डेली लड़ाई है, लेकिन तब भी समाज के डर से उन लोग बंधे हुए हैं, बच्चों के लिए बंधे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ शक्ल नहीं देखते एक दूसरे की, इतनी लड़ाई है, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, समाज का डर है, तो वो शादी को तोड़ना नहीं चाहते, घुट घुट के जी रहे हैं, क्योंकि समाज का डर है। ठीक है, आप इसको दाम्पत्य जीवन बोलते हैं यूपी। क्योंकि अब मैं आपको बताया कि मॉडर्निटी का सबसे बड़ा जो एक सिंबल है, वो है फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, या फ्रीडम ऑफ क्लोथ, फ्रीडम ऑफ फूड। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो मैंने कहा धर्म कभी पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दे सकता। धर्म का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या स्वतंत्रता पे आपको एक सीमा रेखा बांधनी पड़ेगी, इसी को धर्म कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो मैं ज्ञानी नहीं उतना। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था आपसे कि यूरोपियन कंट्रीज, उसमें दाम्पत्य जीवन का कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि बहुत है कि 1 साल शादी हुई, पति से लड़ाई हो गई, पति पत्नी अलग हो गए, बच्चा जो है वो माँ बच्चे को बड़ा कर रही है, फिर माँ को पसंद आया कोई दूसरा आदमी, क्योंकि अकेले जीवन जिया नहीं जा सकता, नॉट क्योंकि एक फ्रेंड चाहिए आपको बातचीत करने के लिए। माँ को दूसरा आदमी पसंद आ गया, दूसरा से शादी कर लिया, फिर दूसरे आदमी को ये माँ खराब लगी तो उसने तीसरे से शादी कर लिया। तो जैसे कि आजकल आप देखते हैं, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड में आप देखते होंगे, जो चीजें आप देखते होंगे, वो चीज जो है, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ लीजिए, वो चीज जो है यूरोप में जो है मैंने देखा, तो वहां पर जो है दाम्पत्य जीवन के बंधन का कोई कॉन्सेप्ट फंडामेंटली कोई अगर करता है तो वो बहुत बड़ी बात है, उसको